हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी चल रही है, प्रोडक्टिवली चल रही है। तो हमने पिछली बार कवर किया था चैप्टर नंबर 1 ऑफ बीएसटी, जो था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने कवर किया था कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट क्यों होता है मैनेजमेंट का, गुड मैनेजमेंट का प्रेजेंट होना। अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ बीएसटी पे, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो ये ब्रॉड और जनरल सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं डिसीजन मेकर्स के लिए और मैनेजर्स के बिहेवियर के लिए। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई वन सेट ऑफ सॉल्यूशंस है, ऐसे कोई टोटका नहीं है कि हर चीज़ में ये अप्लाई हो सकते हैं, नहीं। ये बस एक जनरल गाइडलाइंस हैं जो हमें जो मैनेजर्स को हेल्प करती हैं टू डिटरमिन उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और उनका डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर अलग वर्ड्स में बोला जाए तो एक प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होती है एक स्टेटमेंट जो रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? तो कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। कॉज एंड इफेक्ट ये होता है कि कॉज होता है जो एक चीज़ होगी और इफेक्ट होएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होएगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉज आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो इफेक्ट आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये हुआ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल ये होता है कि एक स्टेटमेंट है जो बता रही है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे एक फंडामेंटल ट्रूथ क्या है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। अब हम आ गए हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे। तो अब इसमें 7 पॉइंट्स है और हमें 7 के 7 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में आपको पॉइंट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ही मार्क्स मिलते हैं। तो हम हर ऐसे सब टॉपिक के निमोनिक्स बनाएंगे, निमोनिक्स से थोड़ा सा इजीली याद रहता है। तो इसमें है UGFF BBC। तो इसका मैंने निमोनिक बनाया है उल्लू गोभी फ्राई फ्राई बंदर बिरयानी चबाए। फर्स्ट फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जिसे हम परवेसिवनेस भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है, चाहे वो बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, बिग हो, स्मॉल हो। हाँ, एप्लीकेबिलिटी थोड़ी सी वेरी कर सकती है बेस्ड ऑफ कि एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है या छोटी है, बिजनेस है, नॉन बिजनेस है, पब्लिक है, प्राइवेट है। एप्लीकेबिलिटी कैन डिफर, पर एप्लीकेबिलिटी रिमेन करती है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो हर तरीके की, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि क्लब्स में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं। सेकेंड है जनरल गाइडलाइंस। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है कि आप हर एक सिचुएशन में प्रिंसिपल्स उठा के अप्लाई कर दो और वो सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी सिचुएशन, नहीं। ये बेसिकली है, ये जनरल गाइडलाइंस है, आपको थोड़ा हेल्प करती हैं, मैनेजर्स को थोड़ा हेल्प करती हैं, थोड़ा एक डायरेक्शन देती हैं सोचने के लिए, एक सिचुएशन समझने के लिए, उसका सोल्यूशन तक रीच करने के लिए। पर एक जनरल गाइडलाइंस है, कोई वन स्टॉप रेडीमेड सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग नहीं है। नंबर 3 है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये कोई ओवरनाइट डेवलप नहीं हो गए कि आज कोई इंसान ने सोचा, सोए और अगले दिन सुबह डेवलप हो गए। नो, ये ओवर द इयर्स आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च डेवलप हुए हैं। लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, रिसर्च कंडक्ट करी और उनके आउटकम्स के बेसिस पे ये सारे डेवलप हुए हैं प्रिंसिपल्स। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो प्रिंसिपल होता है डिविजन ऑफ वर्क की, एक पीस ऑफ वर्क कैसे डिवाइड करना है, ये बहुत सारी रिसर्च के बाद कि कितने लोग कितनी एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग होने चाहिए, वो कितनी एफिशिएंटली एक काम को, एक टारगेट को अचीव कर पाएंगे, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद डेवलप हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये कोई रिजिड सेट ऑफ रूल्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर मैनेजर अपने हिसाब से ये अप्लाई करता है, थोड़ी थोड़ी क्रिएटिविटी यूज़ करके, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेचर देख के वो ये अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वे, लाइक लोगों के पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर होती है, राइट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है, कुछ में थोड़ी डिसेंट्रलाइजेशन होती है और पावर और अथॉरिटी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक मैनेजर अपने हिसाब से फ्लेक्सिबली ये अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 है बिहेवियरल इन नेचर। इसमें यह है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें एम्प्लॉयज़ के और मैनेजर्स के बिहेवियर के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि कैसे एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स बेटर बिहेव कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए।
तो जैसा कि इधर लिखा है, these principles insist on improving the relationship between superior, subordinates and all the members of an organization. इसका मतलब ये है कि इन प्रिंसिपल्स का सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स और सारे मेंबर्स, उनका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो। और ये भी स्ट्राइव करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ और मटेरियल रिसोर्सेज भी अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल, जब एक लेआउट बनता है फैक्ट्री का, तो ऑर्डरलीनेस रिक्वायर्ड होती है, राइट? ताकि जो इनफ्लो ऑफ मटेरियल है और फ्लो ऑफ लेबर है या फ्लो ऑफ पीपल है इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो सब सिंक हो सके और मैच हो सके, ताकि ऑर्डरलीनेस मेंटेन हो सके। तो इसे कहते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये बिहेवियरल इन नेचर होते हैं। नंबर 6 है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसी चीज़ का कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये बताते हैं। अब ऑब्वियसली कंप्लीटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 100% करेक्टली कि किसी कॉज का क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि ये डील करते हैं ह्यूमन बींग से, पर थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाता है अबाउट द इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डिविजन ऑफ लेबर है, तो एक न्यू फैक्ट्री खोली है, उसमें हमें वर्क डिवाइड करना है, क्योंकि एक बंदा, एक मैनेजर सब कुछ काम नहीं कर सकता, करेक्ट? तो कॉज है कि वर्क डिवाइड होगा बिटवीन मल्टीपल एम्प्लॉयज़। उसका इफेक्ट क्या आएगा कि क्या चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है, एम्प्लॉय ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, गोल ज़्यादा एफिशिएंटली मीट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, वो उसका इफेक्ट है। नंबर 7 है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। तो जैसा कि इधर लिखा है, हम पढ़ेंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है कैसे अप्लाई हो रहे हैं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, और इस समय डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस सब पे डिपेंडेंट होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे अप्लाई होंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट है, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है जहाँ पे वर्क जो है वो कैरीड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वर्क इंडिविजुअल्स कैरी आउट करते हैं, उसमें जो ये प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट है वो मैटर नहीं करता, तो मतलब वो कंटिंजेंट नहीं है। तो अब हम आ गए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे। तो इसके लिए भी मैंने निमोनिक बनाया है। तो मैंने लिए हैं इस सब के फर्स्ट लेटर्स, जो कि है POSMEFM। तो इसके लिए मैंने बनाया है प्लीज ऑफर सम मैंगोज, एवरीवन फील्स मैरी। हम सारे इंपॉर्टेंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स to improve their knowledge, ability and understanding of managers in various managerial situations. जैसे ये हमें हेल्प करती है, मैनेजर्स को हेल्प करती है to learn from their mistakes and guide managers to make the right decisions at the right time. फॉर एग्जाम्पल, एक टीम बहुत स्कैटर्ड है और अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो मैनेजर्स इससे रियलाइज करेंगे कि उस टीम को अच्छे से मोटिवेट करें, प्रमोट करें टीम स्पिरिट को, ताकि इससे अच्छा काम और बेटर काम प्रोड्यूस हो पाए। तो मैनेजर ने अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखा और इसलिए उन्हें क्योंकि यूजफुल इंसाइट्स मिली रियलिटी की, और इससे उन्हें अपनी मिस्टेक से सीखा, और इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है इन प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स और एक होता है मटेरियल रिसोर्स। और मैनेजर्स का काम होता है कि इन दोनों रिसोर्सेज को साथ में लेके चलना है ताकि ऑप्टिमम रिजल्ट्स मीट हो सके, राइट? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो इंसिस्ट करते हैं प्लान्ड एक्टिविटीज में और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में, ताकि जो मैन और मटेरियल है ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे से फंक्शन कर पाए ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने के लिए। तो ये प्रिंसिपल्स डिजाइंड होते हैं ताकि एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम बेनिफिट्स डिराइव कर पाए ह्यूमन एफर्ट से और सारे मटेरियल रिसोर्सेज से। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजंस। तो ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद डेवलप होते हैं, राइट? तो और मैनेजर्स जो होते हैं वो सेवरल डिसीजंस लेते हैं एक दिन में। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनेबल करते हैं एक मैनेजर को कि इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच करा जाए सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली। और जब आप
जब ये मैनेजर्स ऐसा करते हैं तो डिसीजंस थोड़े बेटर लिए जा सकते हैं इन कंपैरिजन टू देयर कंपेटिटर्स जो बस ऐसे ही डिसीजंस ले रहे हैं। तो अगर साइंटिफिकली और एक सिस्टमैटिक वे में डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो डिसीजंस मोस्टली बेटर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है देखो मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। ये क्या होता है? तो देखो जैसे एनवायरनमेंट हर दिन चेंज हो रहा है, राइट? बिजनेस एनवायरनमेंट है या हमारा एनवायरनमेंट है वो हर दिन चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन ऑलमोस्ट 2020 तक इतने ज़्यादा राइज पे नहीं थी, पर अब आफ्टर 2020 बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस का, यूट्यूब एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, करेक्ट? तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंस की तरह रिजिड नहीं है, साइंस वाले रिजिड है, पर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो फ्लेक्सिबल है, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो ये हेल्प करते हैं कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस और मैनेजर्स भी चेंज हो पाए। तो इधर जैसे देखो क्या लिखा है, एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, करेक्ट? हमने यही अभी डिस्कस किया। और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ट्रेन करने में मैनेजर्स को कि वो इम्प्लीमेंट कर पाए इन चेंजेस को राइट डायरेक्शन में और राइट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, कि मतलब ये चेंजेस कहाँ पे इम्प्लीमेंट होने हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल या अपर लेवल मैनेजमेंट पे। और इवन दो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिलेटिव है और जनरल गाइडलाइंस है, ये हेल्प करते हैं मैनेजर्स को कि वो लोग चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस ला पाए। नंबर 5 पे हम आ गए हैं जो कि है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है। इस फंक्शन में मेजर प्लान्स और पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्म होती हैं। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें एक्ट करता है एज अ गाइडलाइन ताकि वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज फॉर्म हो जाए सिस्टमैटिक वर्किंग इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नंबर 6 पे जो कि है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में कवर किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करती है, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करती है, मटेरियल रिसोर्सेज यूज करती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सोसाइटी को भी सर्व बैक करे। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ गाइडलाइन कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव ना करे, वो तो करे ही, पर इन एडिशन वो गाइड भी करे मैनेजर्स को टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 7th इंपॉर्टेंस पे जो कि है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो जो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो स्ट्रेस करते हैं कि साइंटिफिक जजमेंट ली जाए और लॉजिकल थिंकिंग से हम ये सब करें, राइट? और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे बने थे, यहाँ हम इन पे कैसे आए, क्योंकि बहुत सारी एजुकेशन, रिसर्च और ऑन गोइंग रिसर्च है जो इस पे स्टडी करती है और उनकी कंक्लूजन्स पे बेसिस पे हमने ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए हैं, करेक्ट? तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं या ये जो प्रायर स्टडी है वो एक्ट करती है एज अ बेस फॉर डूइंग मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट स्टडीज। तो जो जैसे बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, MBA है, BBA है, ये सब यही सब पढ़ते हैं, और ये इस रिसर्च के बेसिस के बारे में पढ़ते हैं कि ये रिसर्च कैसे हुई है, राइट? और ये प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ताकि हम और रिसर्च कर पाए ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। Now we'll be discussing the principles of management by Fayol. His full name is Henry Fayol और इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है बिकॉज इनका कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट इतना सारा है। जो हमारे सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो भी इनने दिए हैं। एंड नाउ इनके जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क। तो इसमें क्या बोला है? इसमें ये बोला है कि ऑब्वियसली एक इंसान कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी क्वालिफाइड हो, ऑब्वियसली वो इंसान सारा काम नहीं कर सकता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम एक इंसान पे नहीं डाल सकते कि वरना वो ओवरबर्डन हो जाएगा, करेक्ट? तो डिविजन ऑफ वर्क बोलता है कि बहुत सारे टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो और अकॉर्डिंग टू लोगों की क्वालिफिकेशन, लोगों की कैपेबिलिटी, उन काम को उन लोगों के बीच में डिवाइड करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, करेक्ट? फाइनेंस के लोग अपना काम करते हैं, मार्केटिंग के लोग अपना काम करते हैं, HR के लोग अपना काम करते हैं। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम को डिवाइड कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन पीपल,
राइट। अब इससे अच्छी चीज़ क्या होगी, इससे अच्छी चीज़ ये होगी, लाइक पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके ये होंगे कि स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। जो इंसान जो एक काम बार बार कर रहा है वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट कम रहेगी। नेगेटिव, अगर हम डिविजन ऑफ वर्क नहीं करेंगे तो क्या होएगा, लैक ऑफ एफिशिएंसी होगी, कॉस्ट रिड्यूस नहीं होंगी और लोग स्पेशलाइज नहीं होंगे, क्योंकि लोग सब कुछ करेंगे पर अच्छे से नहीं करेंगे। अब हम एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, अगर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट, तो एक इंसान करेगा जो वुड कटिंग करेगा, एक होएगा उस उन सबको जोड़ेगा, एक उन्हें पॉलिश करेगा, एक उन्हें फिनिशिंग टचेस देगा। इससे ये जो सारे टास्क, जो अलग अलग लोग सारे टास्क कर रहे हैं, उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे और इससे कॉस्ट भी कम रहेगी। प्रिंसिपल नंबर 2 पे, जो कि है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो बहुत ही ईजी है, ये वर्ड में ही है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिम्मेदारी या फिर ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑफ कोर्स है, आप एक कंट्री देख लो, एक कंट्री के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं उन पे, उनके पास बहुत सारी पावर होती है, राइट, बहुत सारी अथॉरिटी होती है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमारा कंट्री प्रोग्रेस करे वो भी उन पे ही होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच में पैरिटी हो, क्योंकि पैरिटी मतलब देयर इज अ राइट बैलेंस बिटवीन द टू। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को बहुत सारी अथॉरिटी दे दोगे, मतलब पावर दे दोगे, तो वो मिसयूज करेंगे उस पावर को। और अगर आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे पर पावर नहीं दोगे, अथॉरिटी नहीं दोगे, तो वो काम कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर है, उसको प्रोड्यूस करने हैं 100 चेयर्स, लेट्स से 100 चेयर्स उसको बनानी है, पर उसके पास ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर कर सके, रॉ मटेरियल्स ला सके, तो वो काम कंप्लीट होगा ही नहीं। तो अगर इम्बैलेंस होगा तो या तो मिसयूज होगा ऑफ अथॉरिटी या फिर काम कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर हम इस प्रिंसिपल को ढंग से अच्छे से फॉलो करें तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं होएगा और जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगी विदाउट एनी डिले। और अगर हम इस प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक तो डिले होगा इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, मिसयूज होगा ऑफ अथॉरिटी और ओवरबर्डन हो जाएंगे कुछ एम्प्लॉयज। अब आ जाते हैं हम थर्ड प्रिंसिपल पे, जो कि है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है, डिसिप्लिन का मतलब है ओबीडियंस हो, रूल्स फॉलो हो, रिस्पेक्ट हो अथॉरिटी की और ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स की, और जो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट है उस सब की रिस्पेक्ट की जाए। जैसे इसमें आ जाता है देयर शुड बी गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, और क्लियर और फेयर अग्रीमेंट होनी चाहिए सुपीरियर्स के बीच में और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, और हर लेवल पे कमिटमेंट्स मीट करी जानी चाहिए। तो फियोल बोलता है कि ये नहीं है कि डिसिप्लिन सिर्फ लोअर लेवल वाले एम्प्लॉयज को फॉलो करना है, नहीं, डिसिप्लिन हर लेवल ऑफ एम्प्लॉय को इंक्लूडिंग टॉप लेवल एम्प्लॉयज को भी फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम फॉर रीचिंग ऑफिस 9 AM, तो ये नहीं है कि जो सुपीरियर्स हैं वो 10 AM आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, नहीं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं और सुपीरियर्स हैं सबको रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चले और काम बिल्कुल भी काम टाइम पे हो और बिल्कुल भी डिलेज ना हो। तो अगर ये डिसिप्लिन अच्छे से यूज होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट्स ये हैं कि सिस्टमैटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में और एफिशिएंसी इंप्रूव होएगी। और अगर नहीं हो और डिसिप्लिन नहीं है एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो डिसऑर्डर होएगा, कंफ्यूजन होएगा, केओस होएगा, वेस्टेज होएगा रिसोर्सेज का और डिले इन वर्क होएगा। चौथा आ जाता है हमारे यूनिटी इन कमांड। इसमें फियोल ये बोलता है कि हर एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, तो उसे एक ही बॉस से ऑर्डर्स मिलने चाहिए, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय का एक से ज्यादा बॉस होएगा तो वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉस उन्हें बोल रहा है कि आप ब्लू चेस प्रोड्यूस करो, एक बोल रहा है नहीं नहीं आप चेस को रेड पेंट करो, तो एम्प्लॉय ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाएगा ना कि करना क्या है असली में। तो जब यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं है एम्प्लॉय के माइंड में और कोई ईगो क्लैशेस नहीं है बिटवीन जो सुपीरियर्स है, वरना दोनों सुपीरियर्स के बीच में ईगो क्लैशेस आ जाएगा कि भाई एम्प्लॉय मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा और दूसरे बॉस की बात क्यों सुन रहा है। और नेगेटिव इफेक्ट क्या है अगर ये फॉलो नहीं होएगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा एम्प्लॉय के माइंड में, वरना सबऑर्डिनेट एक
दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो एक चांस भी यूज कर सकता है एज एन एस्केप, इसको एज अ चांस ऑफ एस्केप यूज कर सकता है। वो एक बॉस को बोलेगा कि नहीं मैं तो दूसरे बॉस की बात सुन रहा था, और दूसरे बॉस को बोलेगा कि मैं तो फर्स्ट बॉस की बात सुन रहा था, तो इसमें काम ही नहीं कंप्लीट होएगा। और इसमें ईगो क्लैश भी हो सकता है सुपीरियर्स के बीच में कि इसने इसकी बात क्यों सुनी, और ये बोलेगा इसने इसकी बात क्यों सुनी, मेरी बात क्यों नहीं सुनी। और फिर इसमें इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 पे जो कि है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी का मतलब है वन, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या हो गया, वन डायरेक्शन। मतलब हर एम्प्लॉय को एक ही प्लान के टुवर्ड्स एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो सारे एम्प्लॉयज है, ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, पर उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि सब लोग अपने अलग अलग गोल सेट कर रहे हैं, नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि 20% प्रॉफिट इंक्रीज करना है, राइट? तो सारे एम्प्लॉयज का कलेक्टिवली गोल है कि 20% प्रॉफिट इंक्रीज करना है। ये नहीं है कि कोई डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के टुवर्ड्स काम कर रहा है, नहीं। जब ये होगा, जब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मेंटेन होगा, तो कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होएगा, सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे ज्यादा, ताकि कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो और वो गोल अचीव किया जाए। ओके, तो जब ये होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि अचीवमेंट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन गोल का, और सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स कंबाइन होकर उस एक गोल के टुवर्ड्स जाएंगे। अब अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मेंटेन नहीं करोगे तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, वेस्टेज होगा लोगों के एफर्ट्स का, लोगों के रिसोर्सेज का, और वो एक डायरेक्शन जो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो डिफिकल्टी होगी अचीव करने में, या फिर अचीव ही नहीं होएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है कि यूनिटी ऑफ कमांड में एम्प्लॉयज को एक ही बॉस से कमांड आनी चाहिए, एक ही बॉस से उनके इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में सारे एम्प्लॉयज एक गोल के टुवर्ड्स काम करेंगे। ओके, नंबर 6 है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले सबऑर्डिनेशन का मतलब है पीछे रखना। तो ये इसमें फ्योल बोलता है कि एम्प्लॉयज को अपना इंटरेस्ट पीछे रखना चाहिए टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है। अब अगर हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय अपना गोल अचीव करने में लग जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो अचीव ही नहीं होगा। हाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन का और एम्प्लॉय का गोल सेम डायरेक्शन में तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर एम्प्लॉय का गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल से डिफरेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही नहीं अचीव हो पाएगा तो एम्प्लॉय लॉन्ग रन में सफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है, उन्हें ऑर्डर करने हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के हित में सबसे ज्यादा क्या है कि सबसे चीप लाइक सबसे कम प्राइस में पर सबसे गुड क्वालिटी रिसोर्सेज उन्हें मिले, राइट? पर अगर एम्प्लॉय का इंटरेस्ट आ गया इधर और एम्प्लॉय ने अपने रिलेटिव को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इवन दो उनकी क्वालिटी बेकार है और उनके प्राइसेस ज्यादा है, तो इसमें एम्प्लॉय का इंटरेस्ट तो मीट हो गया कि उनके रिलेटिव को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, पर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट नहीं मीट हुआ, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव बॉट फ्रॉम अ प्लेस जहां पे उन्हें गुड प्राइस मिल रहा था और गुड क्वालिटी मिल रहा था, राइट? तो हर एम्प्लॉय को हमेशा ये याद रखना है कि उनके गोल्स तभी अचीव हो पाएंगे जब ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स अचीव होंगे। तो अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाएंगे और कोऑर्डिनेशन होगी बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर एम्प्लॉय ने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट नहीं किया टू जनरल इंटरेस्ट तो क्या होएगा? तो लैक ऑफ कोऑपरेशन होगा अमंग इंडिविजुअल्स और फर्म विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट्स गोल। और अगर फर्म के गोल्स नहीं अचीव हुए तो इन द लॉन्ग रन ये एम्प्लॉयज के लिए भी इंडिविजुअली बुरा है। क्यों? क्योंकि अगर फर्म के गोल्स अचीव नहीं हुए तो मतलब फर्म के लिए बुरा हुआ, तो इंडिविजुअल लाइक इवेंचुअली तो ये होगा ना कि अगर फर्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो उन्हें उन एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा। तो इन द लॉन्ग रन एम्प्लॉयज के लिए भी ये अच्छा है कि वो फर्म के गोल्स के साथ साथ चले। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं रेम्यूनरेशन पे। तो इसमें फियोल ने बोला है कि एक कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि अपने एम्प्लॉयज को वो कितना पे करेंगे। तो फियोल ने ऑब्वियसली कोई एक पर्टिकुलर सेट अमाउंट नहीं बताया हमें। उसने बोला है कि हमें एक एम्प्लॉय को उतना पे करना चाहिए जो ऑफकोर्स उनकी सेटिस्फैक्शन गारंटी करे, एम्प्लॉयज फेयरली पेड हो और एटलीस्ट इतना पेड हो कि एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाए वो। तो फेयर वेज
एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे डिसाइड करती है? पहले एक चीज़ वो चेक करती है अपनी खुद की फाइनेंशियल कैपेसिटी। ऑब्वियसली आपके पास जितने पैसे हैं आप उसी में से दे पाओगे ना, उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं दे सकते हो। दूसरा वो देखते हैं कि कंपटीशन जो है वो कितने वेजेस और सैलरीज दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका कंपटीशन ज़्यादा देगा तो सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ चले जाएंगे, और अगर आपका कंपेटिटर बहुत ज़्यादा कम दे रहा है इन कंपैरिजन टू यू, दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा ओवर पे कर रहे हो उस पोजीशन के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को। फिर तीसरी चीज़, स्किल सेट ऑफ एन एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली जो एक सीनियर बैंकर है उनकी सैलरी इन कंपैरिजन टू अ जूनियर बैंकर ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका स्किल सेट ज़्यादा डेवलप्ड है। तो जब आप एक फेयर वेज दोगे एम्प्लॉय को तो फ़ायदा क्या? एक फ़ायदा है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे और उनका डिवोशन और कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बना रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो देखेंगे कि कंपनी उन्हें अच्छा पे कर रही है, उनका अच्छे से ध्यान रख रही है, तो वो वहाँ पे वर्क करना चाहेंगे। और अगर आप फेयर रेम्यूनरेशन नहीं दोगे तो क्या होगा? इंक्रीज टर्नओवर हो जाएगा एम्प्लॉयज़ का। एम्प्लॉयज़ कहेंगे कि भाई हमें तो ये कंपनी अच्छा पे कर ही नहीं रही है, सो वी शुड गो एल्सवेयर। और एम्प्लॉयज़ जो रह भी जाएंगे वो थोड़े डीमोटिवेटेड होंगे, वो अच्छे से काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें उनके काम के लिए अच्छे से अवार्ड नहीं हो रहे हैं वो। नंबर 8 पे जो कि है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहले हम इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझेंगे। तो अगर आप इधर भी पढ़ो तो बोला है सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन अ फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। इसका मतलब है कि अगर सारी पावर और अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास होगी, इसे हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब हम ये सारी पावर लोअर लेवल्स पे और एवरी लेवल पे बांट देते हैं। ओके, तो फियोल कहता है कि ना तो पावर कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, तो मतलब ना ही पावर पूरी सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं होनी चाहिए, और पावर पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होनी चाहिए, तो मतलब पूरी डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए। नेचर और साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को देख के सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो अगर हम एग्जाम्पल ले पंचायत का, तो पंचायत विलेजेस में काम करती है, राइट? पर उनके पास पावर होती है ऑफ डिसाइडिंग कि फंड्स कैसे जाएंगे और विलेजेस की वेलफेयर के लिए क्या क्या होगा। अगर ये पूरी पावर सेंट्रलाइज्ड हो और सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये सब डिसाइड करे, तो विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए तो बहुत कम होगा, राइट? क्योंकि उन्हें उनके सारे इश्यूज नहीं पता। तो जब लोअर लेवल तक भी पावर जाएगी, अथॉरिटी जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, तो उन लोगों के वेलफेयर के लिए उनका मैनेजमेंट काम कर पाएगा। और ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर ये अच्छे से बैलेंस स्ट्राइक किया जाए तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं और लोअर लेवल मैनेजर्स हैं और हर लेवल के मैनेजर्स हैं वो सब इनकरेज रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि वाइल दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास कुछ पावर भी होगी अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, और काफ़ी ऑपरेशनल लेवल पे फास्ट डिसीजंस हो पाएंगे और टॉप लेवल पे अच्छा कंट्रोल रह पाएगा। और अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाए तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है? अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है और पावर सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास है तो बहुत ज़्यादा डिलेड एक्शन मेकिंग होगी, और अगर सारी डिसेंट्रलाइज कर दी और सबको बिल्कुल बहुत सारी पावर दे दी तो मिस यूज होगा अथॉरिटी का। प्रिंसिपल ऑफ स्केलार चेन पे, तो ये क्या होती है? स्केलार चेन का मतलब है लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। मतलब जो चेन होती है या फिर जो लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, इसे कहते हैं हम स्केलार चेन, ठीक है? तो फियोल कहता है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस लाइन ऑफ अथॉरिटी को अच्छी तरीके से फॉलो किया जाए। हर जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हर की मेंबर से पास होनी चाहिए और कोई भी स्किप नहीं होना चाहिए, ये पूरी लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर डायग्राम देखो, लेट्स से अगर ई को ओ से बात करनी है तो वो कैसे करेगा? डायरेक्टली बात कर लेगा? नहीं, उसे बात करने के लिए ई को करनी पड़ेगी डी से बात, जो करेंगे सी से बात, जो करेंगे बी से बात, जो करेंगे ए से बात, फिर ए करेगा एल से बात, एल करेगा एम से बात, एम करेगा एन से बात, और एन करेगा ओ से बात। ये पूरी चेन फॉलो होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए। पर सोचो, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन में ये हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गई हो और आपको जल्दी जल्दी बात करनी हो और जल्दी डिसीजन मेकिंग करनी हो, तो अगर एफ और पी को इमरजेंसी के केस में जल्दी बात करनी है तो हाँ वो कर सकते हैं, और इस लाइन को या इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक।
और वो सिर्फ तभी होना चाहिए अगर केस ऑफ इमरजेंसी हो तो। अब अगर ये चेन अच्छे से फॉलो हो तो फायदे क्या होंगे इनके? इसके फायदे होगा कि सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है और कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आ रहा ऑर्गेनाइजेशन में, और हमें कॉन्स्टेंटली पता रहेगा कि कौन किससे बात कर रहा है और कैसे ये सारी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है। तो अगर कहीं पे मिस इन्फॉर्मेशन है तो हम ये ट्रेस बैक कर सकते हैं कि कहाँ से मिस इन्फॉर्मेशन फैली। और अगर हम ये पूरा चेन नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होएगा? कम्युनिकेशन गैप आ सकता है और कोई क्लैरिटी नहीं होगी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप में, और रूमर्स भी फैल सकते हैं। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले, और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसमें ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है। इसमें ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। मतलब हर एक इंसान की और हर एक चीज की एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में। पर ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि फियोल बोलते हैं कि जब हर इंसान अपनी प्लेस पे होगा और हर चीज अपनी प्लेस पे होगी तो उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, और अगर उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होएगा तो बहुत सारा आपका टाइम बचेगा। जैसे क्या होता है, अब इन एन ऑफिस सारी चीज़ें लाइक जो फाइल्स हैं, जो पेन्स हैं रिसेप्शन पे, वो सब एक पर्टिकुलर जगह पे पड़े होते हैं, राइट? और लोगों के भी स्पेसिफिक क्यूबिकल्स होते हैं, ताकि अगर आपको किसी से जाके बात करनी है आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि मुझे इधर जाके इस इंसान से बात करनी है। तो इससे आपका टाइम बचेगा और एफिशिएंटली चीज़ें होंगी, करेक्ट? तो भाई इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है कि कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होएगा टू फाइंड मैन और मटेरियल, और स्मूथ और सिस्टमैटिक फंक्शनिंग होएगी ऑर्गेनाइजेशन की। पर अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ना फॉलो करें तो क्या होगा? टाइम वेस्ट होएगा, लोगों की एनर्जी वेस्ट होएगी, और आप लोगों को राइट टाइम पे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्विटी। तो एक्विटी का मतलब क्या है? एक्विटी का मतलब है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, बिलीव, नेशनैलिटी। इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर ह्यूमन बीइंग की एक ऑर्गेनाइजेशन में काइंड और फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ की। और एम्प्लॉयज़ अपना मैक्सिमम एफर्ट सिर्फ तब पुट इन कर सकते हैं जब उन सबको काइंडनेस से और जस्टिस से ट्रीट किया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक पीएन को और एक सीईओ को सैलरी सेम मिलेगी, नहीं। इसका मतलब है कि उन्हें सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। जब उन्हें लीव लेनी है या और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है उनके अगेंस्ट या उनके फॉर, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनकी पोजीशंस के बेसिस पे या उनके जेंडर के बेसिस पे या उनके कास्ट के बेसिस पे। जैसे आप देखो इतनी सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, उसमें सब लोग साथ में अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में काम करते हैं, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अच्छे से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे, वो मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए, उनका मोराल हाई रहेगा और एक सेंस ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन आएगा कि हाँ, हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट मिलती है और इधर हम अच्छे से काम कर सकते हैं। और अगर इक्विटेबली आप नहीं बिहेव करोगे उनके साथ तो क्या होगा? एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड रहेंगे, लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा, वो छोड़ छोड़ के जाते जाएंगे कंपनी, और अनहेल्दी रिलेशनशिप्स आएंगे बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव रिफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। मतलब फर्स्ट स्टेप लेना सेल्फ मोटिवेशन के साथ। तो फियोल बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को अलाउड होना चाहिए टू टेक सम इनिशिएटिव, प्लान करने के लिए और डिसीजंस एग्जीक्यूट करने के लिए। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी करते जाएं और अथॉरिटी को कम्प्लीटली लाइक फॉलो ही ना करें, नहीं। इसका मतलब है कि उनसे बात करनी चाहिए, आपको एम्प्लॉय से पूछना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं अबाउट लाइक अ प्लान एंड हाउ दे कैन एग्जीक्यूट इट बेटर। उससे उनकी क्रिएटिविटी भी फॉरवर्ड आएगी और मैनेजमेंट को कभी कभी कुछ बेटर आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। और जब ये होगा, जब वर्कर्स इनिशिएटिव से और इनकरेज्ड होंगे टू मेक लाइक डिसीजंस, तो वो इम्प्रूव कर पाएंगे अपना वर्किंग स्टाइल। और कभी कभी सम डिसीजंस आल्सो लाइक सम वेरी गुड डिसीजंस कैन बी मेड इफ वर्कर्स गिव गुड सजेशंस। तो जब ये होगा, जब इनिशिएटिव आप उन्हें लेने दोगे, तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ जाएगा अमंगस्ट एम्प्लॉयज, राइट? उन्हें लगेगा कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करते हैं, लोग उनकी बात सुन रहे हैं, उनके वर्ड की वैल्यू है।
और इससे सेंस ऑफ कमिटमेंट भी बढ़ जाएगा। पर अगर आप एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल इनिशिएटिव लेने ही नहीं दोगे तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, लैक ऑफ क्रिएटिविटी होगी जो उनके साइड से आ सकती है। लाइक गुड क्रिएटिविटी कैन बी इंकरेज्ड अगर आप उन्हें इनिशिएटिव लेने दोगे तो। फिर हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड पर्सनल पे। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ का टर्मिनेशन या ट्रांसफ़र। क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंटली, अब लाइक फॉर एग्जांपल आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया और उन्हें थोड़े टाइम अच्छा काम नहीं किया, आपने बस उन्हें उठा के बोला कि चलो ठीक है सॉरी अब कल से काम पे मत आना, यू आर फायर्ड। नहीं, अगर आप ये फ्रीक्वेंटली करते रहोगे तो एक एम्प्लॉय को सेटल होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और वो भी है, प्लस अगर आप जिस न्यू एम्प्लॉय को लाओगे, क्या आपको पता है वो बहुत अच्छा है? नहीं, आपको उनके भी ट्रेनिंग पे, सेटलमेंट के टाइम पे बहुत आपका उसमें टाइम वेस्ट होगा, आपकी रिसोर्सेज यूज होंगे, करेक्ट? इससे अच्छा जो एम्प्लॉय आप ऑलरेडी हायर कर चुके हो उन्हें आप टाइम दो सेटल होने का। आप देखो उनकी अगर आप एडिशनल ट्रेनिंग कर सकते हो तो ऑफ कोर्स फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अच्छे एम्प्लॉयज़ या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे हैं एम्प्लॉयज़, उन्हें आप हायर करो जिनका स्किल सेट अच्छा है। और जब आपने एक बार हायर कर लिया तो उन्हें आप टाइम दो टू गेट ट्रेन्ड, टू गेट सेटल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आप बार बार अगर टर्मिनेट करोगे या फिर ट्रांसफ़र भी करोगे तो उन्हें टाइम नहीं मिलेगा टू लाइक लर्न दैट वर्क एंड सेटल एट द जॉब। तो आपको टर्मिनेशन सिर्फ तब कंसिडर करना चाहिए जब एम्प्लॉयज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और बहुत फ्रीक्वेंटली गुड वर्क डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तब कंसिडर करना चाहिए, ओनली व्हेन इट्स अनअवॉइडेबल। तो अगर ये आप फॉलो करोगे स्टेबिलिटी अपने पर्सनल की, तो अच्छी चीज़ क्या होगी कि एफिशिएंसी बढ़ेगी एम्प्लॉयज़ की। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो एवरीडे सेम काम कर रहे हैं और उन्हें सेटलमेंट का इनफ टाइम मिल रहा है तो वो एफिशिएंट हो ही जाएंगे और वेस्टेज नहीं होगा आपके टाइम का, आपके रिसोर्सेज का और आपके ऑर्गेनाइजेशन के टाइम एंड रिसोर्सेज का। और अगर आप बार बार टर्मिनेट करते रहोगे और ट्रांसफर करते रहोगे तो क्या होगा? वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का। और आप जिन न्यू लोगों को लाओगे उनका भी आपको सेटलमेंट टाइम देखना पड़ेगा, उनके लिए भी आपको एडिशनल रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे, तो वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का, राइट? और फ्रस्ट्रेशन और डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज बढ़ते जाएगा। अब हम लास्ट प्रिंसिपल पे आ जाते हैं जो कि है स्पिरिट द कॉर्प्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस बहुत सिंपल है, टीम स्पिरिट। तो मैनेजमेंट का जॉब है कि वो प्रमोट करें टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स को क्या करना चाहिए? उन्हें प्रमोट करना चाहिए एंड दे शुड रिप्लेस द वर्ड आई विद वी आर डूइंग दिस, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल, वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुगेदर। जब ये होगा तो सारे एम्प्लॉयज में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी और उन्हें लगेगा कि हम एक गोल के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं। क्योंकि सब अगर आय करते रहेंगे तो सब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। जब हमें लगेगा कि हम एक टीम है तो हमें रियलाइज होगा कि हम एक कॉमन गोल के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं। जैसे अगर आपने चक दे इंडिया देखी है, राइट? उसमें भी शाहरुख खान क्या बोलता है कि यू हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। ये गोल तुम्हारा अकेले का नहीं है, तुम्हें एज अ टीम ये गोल हिट करना है। क्योंकि अगर सब अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते रहेंगे तो टीम गोल्स तो अचीव ही नहीं होंगे, राइट? तो जब टीम स्पिरिट या स्पिरिट दी कॉर्प्स प्रमोट होगा तो क्या होगा? डेवलप होएगी टीम स्पिरिट एक टीम में और अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल हो जाएगा। और अगर ये नहीं कर पाए तो क्या होगा? टीम गोल्स बिल्कुल भी अचीव नहीं होंगे और इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा और लोग एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं फील कर पाएंगे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आ गए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। तो अभी तक हमने पढ़े थे फियोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो मोस्टली टॉप लेवल मैनेजर्स पे अप्लाई होते हैं। अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो उसके प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं F.W. टेलर ने। फ्रेडरिक विंसलो टेलर इनका पूरा नाम है। इन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ये बिलीव करते थे, साइंस के बहुत ज़्यादा फर्म बिलीवर हैं और ये हर प्रिंसिपल ये मानते हैं कि हर चीज़ इन अ वर्कफोर्स ऑल्सो साइंटिफिकली होनी चाहिए। हर प्रोसेस, हर प्रोसीजर साइंटिफिकली फॉलो होना चाहिए। और जो इनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये इनने हमें दिए हैं वर्कर्स के लिए कि वर्कर लेवल पे क्या क्या होना चाहिए ताकि बेस्ट एफिशिएंसी आए इन योर वर्कफोर्स। अकॉर्डिंग टू टेलर क्या होता था? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली कि वर्कफोर्स को क्या करना है और वो कैसे करेंगे इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे पॉसिबल। तो टेलर ने हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं
और उनका फर्स्ट वाला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो टेलर कहता है कि हर एक चीज को करने का एक ही बेस्ट मेथड होता है। हाँ, करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, पर बेस्ट मेथड, मोस्ट एफिशिएंट मेथड एक ही होता है। जो आप कैसे रियलाइज कर सकते हो कि बेस्ट मेथड क्या है? आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लोगों से रिव्यू ले सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि बेस्ट आउटपुट किस में आ रहा है, और उससे इस वर्क स्टडी और एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग समथिंग क्या है। तो टेलर कहते हैं कि बस अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे या फिर कोई चीज़ बस एक बार काम कर गई, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, राइट? सो इफ आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग टू यू, जस्ट बिकॉज एक बच्चे को समझ में आया डज नॉट मीन दूसरे को भी आएगा, राइट? तो मैं अपनी इंट्यूशन पे या मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे ये नहीं बोल सकती कि मेरा टीचिंग मेथड अच्छा है। बार बार ये रियलाइज करके, लोगों को ऑब्जर्व करके मुझे समझ में आएगा कि क्या बेस्ट मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ टीचिंग है। करेक्ट? तो टेलर भी यही कहते हैं कि हर एक चीज़ में आपको ये देखना चाहिए कि एक बेस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग क्या है, जो आपको वर्क स्टडी एंड एनालिसिस से समझ में आएगा, और आपको वही फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि आप हर बार अपनी इंट्यूशन पे जा रहे हो, बार बार हिट एंड मिस हो रहा है तो इस हिसाब से आप कोई जॉब करो, नहीं। यू हैव टू नो द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग इट, and after you know it, you should follow that. And when that happens, most efficiency is reached. वो ये भी कहते हैं कि रूल ऑफ थंब जो होता है उसका मतलब है डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर्स। मतलब मैनेजर की मर्जी पे, मैनेजर के डिस्क्रेशन पे कोई भी काम हो रहा है। साइंटिफिक डिसीजंस ये नहीं होते। साइंटिफिक डिसीजंस में आप मेजर करते हो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर आपने ये किया, ये आपका कॉज था, तो आपका इफेक्ट क्या आएगा, और उस बेसिस पे आप मोस्ट एफिशिएंट तरीका निकालते हो। जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन कॉज एंड इफेक्ट, और उससे आप बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन जान सकते हो। दूसरा प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो पहले तो हम दोनों वर्ड्स का मतलब समझेंगे। हार्मनी का मतलब है पीस एंड हार्मनी, जैसे हम बोलते हैं कि पीस रखे, अच्छा एटीट्यूड रखे, पॉजिटिव फीलिंग्स रखें टुवर्ड्स समथिंग। और डिस्कॉर्ड का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिव फीलिंग्स, अग्रीमेंट ना होना। तो टेलर कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो दो सेट्स ऑफ पीपल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दो सेट्स ऑफ पीपल क्या हैं, जो मैनेजर्स हैं और वो वर्कर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के बीच में हार्मनी रखें। मतलब गुड पॉजिटिव फीलिंग्स रखें, इन्हें ये लगे कि ये फैमिली है, साथ में काम कर रहे हैं। डिस्कॉर्ड ना रखें, मतलब एक दूसरे के टुवर्ड्स नेगेटिव फीलिंग्स ना रखें। और ये कब होता है, नेगेटिव फीलिंग्स कब आती हैं? जब वर्कर्स को लगता है कि वो कम अंडर पेड हैं, उन्हें अच्छी लाइक इनफ पेमेंट नहीं मिल रही है, और वो बहुत बर्डनड है, और मैनेजर्स को लगता है कि ये वर्कर्स तो बिल्कुल बेकार हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, कोई इनकी एफिशिएंसी नहीं है। तो जब ये फीलिंग्स आती हैं तो ईदर ग्रुप्स ऑफ पीपल ढंग से एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो टेलर बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों सेट्स ऑफ पीपल एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, साथ में मिलके काम करें, और एक दूसरे के टुवर्ड्स हार्मनी रखें। ये अचीव करने के लिए दोनों सेट्स ऑफ पीपल को मेंटल रेवोल्यूशन चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो सबसे पहले तो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक एक्सटेंशन ही है, उसी से रिलेटेड है। तो इसमें टेलर ये कहता है कि देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो वर्कर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि उनके पास बहुत सारा काम है, मैनेजर्स को भी साथ साथ काम करना चाहिए। एंड दीज टू सेट्स ऑफ पीपल शुड वर्क साइड बाय साइड। ये नहीं कि एक इंसान दूसरे इंसान पर अपना पूरा काम थोप रहा है, ऐसे नहीं होता। तो इस प्रिंसिपल में बेसिकली ये है कि वर्कर्स को और मैनेजर्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए उनका सबका ऑब्जेक्टिव, ये होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव करना है। करेक्ट? तो फॉर एग्जाम्पल, कभी अगर मैनेजर अपना काम नहीं कर पा रहा तो वर्कर्स उनका लोड ले लें, या कभी वर्कर्स का कुछ चल रहा है और उनका डाउन टाइम चल रहा है तो मैनेजर्स थोड़ा ज़्यादा अपना लोड बढ़ा लें। तो ये होना चाहिए कि सब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लाइक देयर अ फैमिली। ये नहीं कि भाई मैंने अपना काम कर लिया, मेरा हो गया, मेरा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। नहीं, सब एवरीबडी हैज़ ईच अदर्स बैक्स। जब ये होगा तो कोऑपरेशन मेंटेन होगा और सब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे। तो इंडिविजुअलिज्म का शिफ्ट टू कोऑपरेशन, ये प्रिंसिपल वही है। और
कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। तो यही होना चाहिए, ये नहीं है कि सारे वर्कर्स एक दूसरे के बीच में compete कर रहे हैं कि मैं बेटर हूँ तो बेकार है, नहीं, सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो बेटर टीम गोल्स अचीव हो पाएंगे। हम आ गए हैं लास्ट प्रिंसिपल पे, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो टेलर कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफ कोर्स जो वर्कर्स हैं हम उनके एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर्स उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले तो ये कहते हैं ये प्रोसेस चालू हो जाता है राइट एट सिलेक्शन। तो सिलेक्ट ही ठीक तरीके से करना है। मतलब आपको ये देखना है कि एक वर्कर की कॉम्पिटेंसी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वेदर और नॉट दिल बी गुड इन द डिपार्टमेंट यू आर हायरिंग फॉर, और उसी हिसाब से उनकी हायरिंग करो। जब ये कर लिया, जब आपने वर्कर्स को सिलेक्ट कर लिया अपॉन देयर क्वालिफिकेशंस, तो उन्हें जॉब भी उसी हिसाब से दो कि वो किस फील्ड में बेस्ट परफॉर्म करेंगे, उन्हें किस काम में मज़ा आएगा, वो बोर तो नहीं होंगे या फिर वो इनकॉम्पिटेंट तो नहीं रहेंगे। और ये सब इंश्योर करने के लिए क्या किया जाए? एक तो ऑफकोर्स सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा होना ही चाहिए, और जब आपने एक वर्कर को ले लिया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो इंश्योर करो कि आप उन्हें अच्छे से ट्रेन कर रहे हो ताकि उनकी नॉलेज टाइम टू टाइम अपग्रेड होती जाए। जब ये सब होगा तो वर्कर्स ऑफ कोर्स एफिशिएंटली काम करेंगे और उनकी भी प्रोस्पेरिटी होगी और कंपनी भी साथ साथ में ग्रो करेगी। अच्छा, इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का न्यूमोनिक: एस से साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, एच हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, सी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डी डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो SHCD, इसका मैंने निमोनिक बनाया है स्मार्ट हैंड्स क्राफ्ट ड्रीम्स। तो हमें टेलर ने बताया है कि ये प्रिंसिपल्स हम कैसे अप्लाई करेंगे। इसका भी निमोनिक बता रही हूँ, FSWD का, जो कि है फूफा सर वाले डांसर। सोचो कितना फनी है, ऐसे आपके फूफा जी ऐसे सर से डांस कर रहे हैं, इट्स जस्ट रियली फनी। तो शायद याद रखने में हेल्प करेगा। फूफा सर वाले डांसर, सो फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर में पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो इसमें टेलर ने क्या कहा है कि फैक्ट्री में एक फैक्ट्री मैनेजर तो होगा, पर अब ऑफ कोर्स एक इंसान पे सारा काम तो नहीं डाल सकते ना, तो उसके अंडर आ जाते हैं प्लानिंग इंचार्जेस और प्रोडक्शन इंचार्जेस। तो प्लानिंग वाले सिर्फ प्लानिंग करेंगे और प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। तो प्लानिंग इंचार्ज 4 हैं: इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूटीन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज हैं स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर्स बॉस और इंस्पेक्टर, और इन सब 8 लोगों के नीचे आते हैं हमारे वर्कर्स। प्लानिंग डिपार्टमेंट में फर्स्ट जो क्लर्क है या फोरमैन है वो है रूट क्लर्क। ये तो वर्ड में ही है, ये हमें बताता है रूट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मतलब क्या क्या स्टेप्स और सीक्वेंसेस फॉलो होंगे जो मैकेनिकल या मैनुअल जॉब्स करने में। फिर आ जाता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब ये देता है जनरल इंस्ट्रक्शंस कि एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए स्पेसिफाइड मैनर में क्या क्या चाहिए। तो जो इंस्ट्रक्शंस है जो वर्कर्स को देगा वो है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये सारे बिल्कुल वर्ड्स में ही है। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हमें ये बताता है कि ये फिक्स अप करता है हमारा स्टार्ट टाइम और कंप्लीट टाइम ऑफ अ जॉब, और ये हर दिन के कॉस्ट भी प्रिपेयर करता है। जो डिसिप्लिनरियन है वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर, और कि सारा काम ऑर्डर में हो रहा है, स्पेसिफाइड वे में हो रहा है, वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर आ जाते हैं और 4, जो फर्स्ट है गैंग बॉस। गैंग बॉस अरेंज करता है सारी मशीनरी, सारे टूल्स और जो और सारे रिसोर्सेज चाहिए हमें एक जॉब को कंप्लीट करने में ताकि कोई डीले ना हो। फिर आ जाता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस मेक श्योर करता है कि सब कुछ टाइम से कंप्लीट हो जाए। फिर हमारे आते हैं रिपेयर बॉस, जो इंश्योर करता है कि जो मशीन्स हैं, हमारे सारे टूल्स हैं, वो सारे वर्किंग कंडीशन में हैं, सब सही से चल रहे हैं। फिर आ जाते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर है जो चेक करता है सारी क्वालिटी कंट्रोल आउटपुट के। फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब इस टेक्निक में टेलर सजेस्ट करता है डिवीजन ऑफ फैक्ट्री को इनटू 2 डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसा क्यों बोलता है टेलर? टेलर इसलिए ऐसा बोलता है कि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उन्हें उसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए और प्रोडक्शन वालों को अपने उसमें कंसंट्रेट करना चाहिए, ताकि प्रोडक्शन में और प्लानिंग में स्पेशलाइजेशन आ सके।
तो ईच डिपार्टमेंट के जो फंक्शनल एक्सपर्ट्स हैं वो उन वर्कर्स को स्पेशलाइज करेंगे, गाइड करेंगे और इंस्ट्रक्ट करेंगे। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये एक्सटेंशन है डिवीजन ऑफ वर्क का ही। बेसिकली ये टेक्निक का एम ही यही है कि जो सारे सुपरवाइजर्स हैं और सारे वर्कर्स हैं वो बिल्कुल एकदम स्पेशलाइज्ड बन जाए और प्लानिंग सेपरेट हो फ्रॉम एग्जीक्यूशन। तो इसमें ये कह रहे हैं कि टेलर कहता है कि इसमें फोरमैन को होना चाहिए इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट, स्पेशलाइज्ड और अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट। अभी हम आ गए हैं सेकंड पे, जो कि है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो इसमें दो वर्ड्स हैं और दोनों ही समझने हैं। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन, तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ setting standards for every business activity. It does not only mean quality standards, but also refers to setting up standards for the size, type, weights, measures and quality of the product. तो अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाऊं तो आप एक बार सोचो, एक बार आप किसी बिस्किट के बारे में सोचो, हाइड एंड सीक। अगर आप हाइड एंड सीक खाते हो तो आपको इंस्टेंटली खाते ही पता चल जाता है ना कि वो ये तो हाइड एंड सीक का बिस्किट है। या आप डेयरी मिल्क की चॉकलेट खाते हो या 5 स्टार खाते हो, कुछ भी आप एकदम से, अब अगर रैपर भी देखते हो आपको देखते ही पता चल जाता है ना क्या है, लोगो ना हो कुछ भी ना हो। क्योंकि ऑफ कोर्स हर चॉकलेट की, हर बिस्किट की क्वालिटी सेम है, लुक सेम है, साइज सेम है, वेट सेम है, उसका टाइप भी सेम है। अगर आप एक 10 रुपये की चॉकलेट खा रहे हो सारी सेम लगेंगी, 20 वाली खा रहे हो तो सारी सेम लगेंगी, राइट। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को पैकेट से भी निकाल लोगे तब भी आप उन्हें आइडेंटिफाई कर लोगे। इसका मतलब वो प्रोडक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड हैं। ऑब्जेक्टिव्स स्टैंडर्डाइजेशन के हैं कि एक, टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स टू अ फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और थर्ड, टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर मशीन्स एंड पीपल। अब दूसरा वर्ड है सिंप्लीफिकेशन। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही ईजी है। इसका मतलब ही यही है कि अननेसेसरी चीज़ों को, अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, साइजेस को, टाइप्स को हटा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक शू कंपनी ऑन करते हो, राइट, तो उसमें आप साइजेस बनाते हो फ्रॉम 3 to 20, पर आपके बिकते सिर्फ 4 to 12 हैं, राइट। तो आप 3 और 14, नंबर 3 को, और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 को हटा दोगे क्योंकि आपके बिक ही नहीं रहे या आपकी चीज़ों की टाइप बिक ही नहीं रही है। ऑफकोर्स आप क्वालिटी मेंटेन करोगे, पर जो चीज़ें आपकी नहीं बिक रही हैं आप वो बनाओगे ही नहीं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा वैरायटी रखोगे तो आपको उसके साथ उन्हीं चीज़ों की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, उस चीज़ बनाने के लिए मशीन रखनी पड़ेगी, लेबर कॉस्ट इनकर करोगे। तो जब आप ये सब एलिमिनेट कर दोगे, जो एक्सेसिव चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो आपकी क्वालिटी भी बेटर हो जाएगी और कॉस्ट भी कम हो जाएगी। थर्ड पे, जो कि है वर्क स्टडी, ये बहुत सिंपल है। इसका ये है कि हमें जो प्रोडक्शन करनी है वो मिनिमम कॉस्ट पे कैसे करें, अलॉन्ग साइड की हर फैक्टर से बेस्ट कंट्रीब्यूशन आए। तो इसमें 4 चीज़ें आती हैं: फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी। हमारा पहला है फटीग स्टडी। तो फटीग का मतलब होता है थकान। तो इस स्टडी में हम ये एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, 3 चीज़ें एस्टिमेट करते हैं बेसिकली, कि एक एम्प्लॉय को कितनी बार ब्रेक देनी है, कितनी देर की ब्रेक देनी है और कितनी देर के बाद ब्रेक देनी है। आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कुछ ऑफिसेज में 9 to 5 जॉब होती है, राइट। तो पहले तो उन्हें 12 o'clock या 1 o'clock के अराउंड ब्रेक मिलती है खाना खाने की, राइट। अराउंड हाफ एन आवर 1 hour की ब्रेक मिलती है। फिर उन्हें दिन में और एक आध बार कॉफ़ी ब्रेक्स मिलती हैं। तो मैनेजर्स ये डिटर्मिन करना चाहते हैं कि उन्हें दिन में कितनी बार ब्रेक दी जाए, 1 ब्रेक दें, 2 ब्रेक दें, 3 ब्रेक दें, कितनी देर की ब्रेक दें, 1 hour की ब्रेक, हाफ एन आवर की ब्रेक, 15 minutes की ब्रेक, और कितनी देर के बाद दी जाए। तो ऑफ कोर्स ये नहीं है कि किसी भी टाइम से मैनेजर की विश से ये डिटर्मिन हो गया कि ये सब कब होना चाहिए, नहीं। ये बहुत ही केयरफुली साइंटिफिक अप्रोच के साथ ये डिटर्मिन करना इम्पॉर्टेंट है। तो इस टेक्निक को कंडक्ट करने के लिए हम ये देखना चाहते हैं कि एक एवरेज वर्कर वो जब अपनी जॉब परफॉर्म करता है, कब अपनी जॉब परफॉर्म करता है। दूसरा, वो कब थकने लग जाता है तो उन्हें ब्रेक दी जाए, और कितनी देर के बाद वो रिफ्रेश हो जाते हैं तो उन्हें उतनी ड्यूरेशन की ब्रेक दी जाए। तो हम इसे कहते हैं फटीग स्टडी।
नंबर 2 है मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी में हम मेथड स्टडी करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे हम साइंटिफिकली डिटरमिन करना चाहते हैं बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम से मिनिमम रहे और मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हो, ताकि बेस्ट आउटपुट आए। तो ये साइंटिफिकली किया जाता है, ये नहीं कि रूल ऑफ थंब किया और मैनेजर ने अपने हिसाब से डिटरमिन कर लिया। नहीं, ये साइंटिफिकली मैनेजर को डिटरमिन करना चाहिए कि किस मेथड से वो बेस्ट काम कर सकता है और अपने एम्प्लॉय से करा सकता है। तीसरा है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी बेसिकली है टाइम को स्टडी करना। तो हम इसमें ये डिटरमिन करते हैं कि एक काम को कंप्लीट करने में स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ टाइम कितना लगेगा, और हमारे एक वर्कर को और हमारे कलेक्टिवली वर्कर्स को एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम कितना लगेगा टू कंप्लीट दैट टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब ये स्टडी अगेन लाइक ऑल अदर स्टडीज इंट्यूशन पे नहीं हो सकती। ये हमें साइंटिफिकली डिटरमिन करना है बाय ऑब्जर्वेशन कि हमारे वर्कर्स की कितनी एफिशिएंसी है, वो कितने अच्छे से काम कर पा रहे हैं, और ये करने के लिए हम टाइम स्टडी करते हैं। और इस हिसाब से हम इंसेंटिव स्कीम्स भी मैनेजर्स बनाते हैं कि अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो उन्हें कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो ये बेटर करे, ताकि काम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली हो पाए। फोर्थ है मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी में हम वर्कर्स की मूवमेंट्स स्टडी करते हैं। मूवमेंट्स कैसे हो गई कि लिफ्टिंग है, शिफ्टिंग है, काम करना है, चेंजिंग पोजीशंस है, बार बार उन्हें एक से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है टू वर्क। तो इन सारे मोशंस की हम स्टडी करते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है जहाँ पे वर्कर्स चेयर बना रहे हैं, चेयर्स असेंबल कर रहे हैं। उनका वर्किंग स्टेशन ये है और उनके रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा दूर लोकेटेड है, तो वो बार बार वहाँ तक जाएंगे, रॉ मटेरियल्स उठा के लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे हर एक न्यू चेयर बनाने के लिए, राइट। तो ये कितना ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो गया। इसकी जगह अगर हम उनका सामान उनके बिल्कुल पास रख जाए तो मूवमेंट कम हो गई। अब मूवमेंट कम हो गई तो उनकी एनर्जी बची और उनका टाइम बचा। तो यही डिटरमिन करने की कोशिश को हम मोशन स्टडी कहते हैं। तो दो तरीके की मूवमेंट्स होती हैं, मोशन होते हैं प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। तो जो अनप्रोडक्टिव मोशन है हम उसे हटाना चाहते हैं, उसे एलिमिनेट करना चाहते हैं, ताकि हमारे वर्कर्स की एनर्जी सेव हो, टाइम सेव हो और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़े। लास्ट टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो इस टेक्निक में टेलर बोलता है कि वर्कर्स को टाइम के हिसाब से पैसा नहीं मिलना चाहिए, कि ये नहीं कि उनने 3 घंटा काम किया तो उन्हें 3 घंटे के हिसाब से पैसा मिले, नहीं। उस 3 घंटे में जो एफिशिएंसी आई है, जितने ज़्यादा उनने पीसेस बनाए हैं, जितने ज़्यादा उनने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उस हिसाब से उन्हें पैसे मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टेलर बोला कि ठीक है, जो लोग 10 से ज़्यादा मतलब 11 और ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे, उन लोग को हर यूनिट के 50 रुपीज़ मिलेंगे, और जो लोग 10 या कम उससे बनाएंगे तो उन्हें हर यूनिट के 40 रुपीज़ मिलेंगे। तो मैथ कर लेते हैं, इधर 11 इंटू 50 हुआ 550 पर डे, और अगर 9 यूनिट्स बनाए तो 9 इंटू 40 हुआ 360 यूनिट्स पर डे। तो लिटरली 2 यूनिट्स ज़्यादा बनाने से या 2 प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने से उनका 190 रुपीज़ का फ़र्क आ गया पर डे का। वर्कर्स के लिए काफ़ी इंसेंटिव है, राइट। तो यही था टेलर का ऑब्जेक्टिव कि अगर आप काम के हिसाब से किसी को पैसे दोगे तो उनका इंसेंटिव बढ़ जाएगा प्रोडक्शन इंक्रीज करने का। जैसे आपने इंसेंटिव बढ़ाया तो जो मोटिवेटेड वर्कर्स है वो तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ही, जो अनमोटिवेटेड भी हैं, थोड़े इनएफिशिएंट वर्कर्स भी हैं, उन्हें भी लगेगा कि अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी फैक्ट्री का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब हमने टेलर के प्रिंसिपल्स भी पढ़े और फियोल के प्रिंसिपल्स भी पढ़े, करेक्ट। तो इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं? एक, दोनों लोग बोलते हैं कि मैक्सिमाइज होनी चाहिए एफिशिएंसी। दोनों लोग बोलते हैं कि कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स बढ़ना चाहिए, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इन्वायरमेंट रहे फॉर बोथ सेट्स ऑफ पीपल टू वर्क विथ। दोनों बोलते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बोथ सजेस्ट डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। और ऑफ कोर्स दोनों के प्रिंसिपल्स आर द बेसिस फॉर मोर रिसर्च इन मैनेजमेंट स्टडीज़। बट ऑफ कोर्स दोनों के प्रिंसिपल्स के बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है जो हम यहाँ से रीड करेंगे। तो जो फियोल के प्रिंसिपल्स है, पहली बात तो फियोल फादर ऑफ मैनेजमेंट हैं,
और टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, टेलर ने हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। उसके बाद जो फ्योल की थ्योरी है वो जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और टेलर की थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट पे है। फ्योल हमें मोस्टली उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए हैं, टेलर के लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए हैं। फ्योल के यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, टेलर के सिर्फ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल हैं। फ्योल वाले पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिटर्मिंड है और टेलर के ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे। फ्योल मैनेजरियल फंक्शंस बताता है और टेलर मोस्टली प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग के बारे में बताता है। फ्योल मानता है कि प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए मैनेजर्स के साथ ताकि मैनेजर्स का इंसेंटिव बढ़े टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी। और टेलर बोलता है कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ आवर्स पे या उस पर डिटर्मिन नहीं होना चाहिए, जितनी प्रोडक्टिविटी आएगी उतनी ज़्यादा पेमेंट मिलेगी लोगों को। फ्योल मैनेजर्स अप्रोच देखता है और टेलर इंजीनियर्स अप्रोच। And that's it for this video guys. Thank you so much for tuning in. I hope आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा और आपकी प्रेप में ये हेल्प करेगी वीडियो। पर अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, लिटरली एनी डाउट्स, feel free to drop them down in the comment section below. I will definitely answer them. And if you need the notes to this chapter, आप comment section में अपनी email IDs डाल दो and I will send you the notes as well. And that's about it. And I'll see you guys for the next one. Until then, keep learning. Keep doing a good job with your preparation process. And I'll see you guys in the next one. Bye.